हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो टॉपिक है वो आपका कमाल का टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बना करते हैं। चाहे बीएससी का एग्ज़ाम हो आपका, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे आईआईटी का एग्ज़ाम हो, या यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बना करते हैं। आज यदि आपने ये वाला पूरा वीडियो क्लास देख लिया तो ये मान लीजिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से रिलेटेड नहीं छूटेगा एग्जाम में। चलो बात करते हैं सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये क्या होता है जरा समझने की कोशिश करना। आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, एल्कीन है ये। एल्कीन की जब भी हम H2 से रिएक्शन कराते हैं तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन, है ना। हाइड्रोजनेशन कराते हैं, यहाँ पे कैटलिस्ट कुछ लिया जाता है ना, NiPT, ठीक। यहाँ पे जैसे ही हम ये हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो आपको ये भी पता है कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या ब्रेक होता है? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। H यहाँ पे लगता है, H यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। ये आपके हाइड्रोजनेशन प्रोसेस हो गई। जब ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है तो यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी रिलीज हो गई। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी की अमाउंट को हम लोग बोला करते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि हम लोग 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं। क्या बोला मैंने? 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं। जब 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी की अमाउंट को क्या बोला करते हैं हम लोग? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोला करते हैं। क्लियर है इतना? तो क्वेश्चन ये आता है कि दो या तीन आपको एल्कीन दे देगा और आपसे ये पूछेगा बताओ जरा किस एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, है ना। आपसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कराएगा। तो जरा समझने की कोशिश करना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग, जरा समझना ध्यान से। एक फॉर्मूला याद करें आप लोग। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा आपका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो प्रोपोर्शनल होता है एल्कीन में पाई बॉन्ड के। जितने ज़्यादा एल्कीन में पाई बॉन्ड होंगे उतना ही ज़्यादा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। क्या मैंने कहा? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना। जस्ट समझना ध्यान से। मैंने क्या कहा आपको? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है वो प्रोपोर्शनल किसके होती है? पाई बॉन्ड के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। इसका मतलब क्या है? एल्कीन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही ज़्यादा हुआ करता है। क्या मैंने कहा? फिर से सुने। सबसे पहले दो एल्कीन को यदि कंपेयर करते हैं तो जिस एल्कीन में पाई बॉन्ड्स की संख्या ज़्यादा होगी, पाई बॉन्ड्स का नंबर ज़्यादा होगा, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। उसके बाद अगर पाई बॉन्ड की संख्या सेम है, पाई बॉन्ड का नंबर सेम है, तो हम लोग दो एल्कीन को कंपेयर कर लेते हैं। जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हुआ करती है। क्या है? यही तो है आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन प्रोपोर्शनल है पाई बॉन्ड के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, ठीक है। चलो हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ जरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इनमें से किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, तो बताओ। इसकी स्टेबिलिटी हम लोग कैसे निकालते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं स्टेबिलिटी? हाइपर कंजुगेशन की हेल्प से। पढ़ाया है ना हाइपर कंजुगेशन? अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो क्लास दी है हाइपर कंजुगेशन से, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे समझे ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन तो है नहीं है। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन, एल्कीन की स्टेबिलिटी किस बेस पर निकालते हैं? अल्फा हाइड्रोजन की बेस पर, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे अल्फा डबल बॉन्ड से डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है ना। अल्फा कार्बन जुड़े हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है?
3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उस एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हुआ करती है, आपको पता है ना। तो इस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 क्यों हुए? क्योंकि इसमें अल्फा ही कार्बन नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन जरूर है लेकिन अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन क्या होता है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन से सिंगल बॉन्डेड कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोला करते हैं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना आप। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो उस एल्कीन की स्टेबिलिटी जिसकी कम स्टेबिलिटी है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होती है। क्या मैंने कहा? जिस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। तो बताओ जरा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा है? पहले की, है ना, इसकी CH2 डबल बॉन्ड CH2 के। और भी क्वेश्चन करते हैं, जरा देखो, जरा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे ये बोला जाए, बताओ जरा किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो गया? ये लिख दिया मैंने, दूसरा ये लिख दिया। बताओ जरा किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी? तो आप क्या करेंगे? एल्कीन है ये, क्या करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। इसमें अल्फा हाइड्रोजन जब निकालते हैं, बताओ जरा कितने होते हैं? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होता है? अल्फा कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? देखो, 3 ये हैं, 3 ये, कितने हो गए? 6 हो गए। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। बताओ जरा, अल्फा कार्बन जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर? देखो जरा, 3 ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये, कितने हो गए? 12 हो गए ना। ठीक है, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बताओ जरा कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी? तो आप कहेंगे सर ये वाली एल्कीन स्टेबल होगी क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 12 है, 12 है। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी कम किसकी होगी? इस एल्किन की स्टेबिलिटी कम होगी। और जिस एल्किन की स्टेबिलिटी कम होती है, अगर सेम पाई बॉन्ड है तो जिस एल्किन की स्टेबिलिटी कम होती है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है ना। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अगर आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे, इसे भी मिटाते हैं हम लोग। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे, आपसे कहे बताओ जरा इनमें से किसकी आपकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, तो आप क्या करेंगे? स्टेबिलिटी निकाल लो। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं ना। यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 2 H है, 3 H, यहाँ पे 3 H है। कितने हो गई? 6 ये हो गए, 4 ये। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 10 अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन आपके 4 है, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। क्लियर है इतना? एक मिनट, क्या मैंने कहा? ये जो पहला वाला कंपाउंड है, ये पहली वाली एल्कीन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी होगी। स्टेबिलिटी किसकी कम होगी? इसकी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी? जिसकी स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, और देखो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बताओ जरा, अगर आपसे ये पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए, बताओ जरा किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? इसकी। इसकी स्टेबिलिटी कम होती है ना। क्या बात सही है? ये नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्यों? सबसे पहले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पाई बॉन्ड पर डिपेंड करती है। पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 पाई बॉन्ड है। तो जिसमें पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उसकी ज़्यादा होगी। तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी? इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। जरा समझे ध्यान से, अगर आपसे ऐसा कुछ बोला जाए, यहाँ पे हम क्या करें? एक CH2 ले लें और H यहाँ पर बना रहने दें। ठीक, आपसे बोला जाए बताओ जरा CH2 डबल बॉन्ड CH2 किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे बताए बोलेंगे यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। कितने हो गए? 9 हो गए। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0 है। हीट ऑफ हाइड्रोजन किसकी ज़्यादा होगी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 के। ठीक है, चल और बात करते हैं हम लोग।
देखो जरा, आपसे कुछ इस तरीके से कहें हम, ऐसे दे दिया, एक ये कंपाउंड हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा ये कंपाउंड हो गया। आपसे बोले बताओ जरा किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, तो देखो पाई बॉन्ड कितने हैं, 4 पाई बॉन्ड है ना, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं, पाई बॉन्ड की संख्या सेम है ना, पाई बॉन्ड का नंबर सेम है। बताओ जरा कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल होगा, ध्यान दो इधर, ये कंपाउंड देखो, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक रिंग है और ये एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक रिंग है, ये एंटी एरोमेटिक है ना, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है। और आपको पता है एंटी एरोमेटिक जो रिंग होती है वो अनस्टेबल हुआ करती है, तो ये जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है, ये सिस्टम कैसा है, स्टेबल है। जो अनस्टेबल सिस्टम होगा या अनस्टेबल एल्कीन होगी उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हुआ करती स्टेबल की तुलना में। तो किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, इस कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो गया। बात समझ में आ गई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो जरा, जैसे ये लिखा हुआ आपका, समझना ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे, ये आपका लिखा हो, ये क्या है आपका, एंथ्रासीन है, इस कंपाउंड का क्या नाम है, एंथ्रासीन। दूसरा ऐसा कंपाउंड लिखते हैं हम, ऐसा लिखते हैं। आपसे पूछा जाए बताओ जरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके लिए ज़्यादा होगी, आपको बस इतना सा कंसेप्ट पता है कि स्टेबिलिटी जिसकी कम होगी उसके लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। ये देखो, ये आपके इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बेंजीन रिंग जैसी लगी होती हैं, तो वहाँ पर जितने ज़्यादा बेंजीनॉइड फॉर्म होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बेंजीनॉइड फॉर्म का मतलब क्या, जिस ऐसे कंपाउंड में जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आपसे ये पूछे ए और बी में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आप जरा देखें ध्यान से, बेंजीन रिंग किस कंपाउंड में जाता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देखो जरा कैसे, इस कंपाउंड देखो बेंजीन रिंग, एक ये हो गई, ठीक, दूसरी ये देखो, ये भी तो बेंजीन रिंग है, देखो दूसरी बेंजीन रिंग ये है, ये पहली बेंजीन रिंग होगी, दूसरी बेंजीन रिंग ये है। क्या ये से देखो, ये क्या बेंजीन रिंग बना पा रही है, देखो यहाँ पे बेंजीन रिंग क्या बन रही है, नहीं बन रही है ना ये वाली, तो 2 ही बेंजीन रिंग है। इसमें देखो एक ये हो गई, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये दूसरी ये बेंजीन रिंग हो गई, तीसरी ये बेंजीन रिंग हो गई। तो इस कंपाउंड में जो कंपाउंड बी है आपका, बेंजीन रिंग कितनी है इसमें, 3 बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग है, 1 2 3, यहाँ पे कितनी है, 2 बेंजीन रिंग है। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें बेंजीन रिंग ज़्यादा होंगे, बी की ज़्यादा होगी, है ना, स्टेबल बी ज़्यादा होगा, बी की तुलना में ए अनस्टेबल है। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अनस्टेबल कंपाउंड की, अनस्टेबल एल्कीन की ज़्यादा हुआ करती है। तो बताओ जरा ए और बी में किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे सर ए की ज़्यादा होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्यों होगी, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया ना, नहीं आया समझ में, फिर से सुने, देखो बेंजीन रिंग 1 2 है, यहाँ पे कितनी बेंजीन रिंग है, 1 2 3, जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो बी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ए की स्टेबिलिटी कम है। ए की स्टेबिलिटी कम होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए के लिए ज़्यादा है, बी के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके नीट IIT एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और जरा समझे ध्यान से। कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं ये पूछा गया आपको,
आपसे ये दिया गया है, आपसे पूछा जाए बताओ जरा किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, ए और बी। सबसे पहले ये निकाल लिया करो कौन सी एल्किन स्टेबल हो गया, बस क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो सबसे पहले ये देखते हैं स्टेबल एल्किन कौन से है। देखो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई आपकी 3 ये है 3 ये, कितनी होगी 6 हो गई, 3 ये कितनी होगी अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गई। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6 ये रही, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन 6 है, लेकिन डबल बॉन्डेड, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई एटम जुड़ा हुआ है, एलाइलिक एटम जुड़ा हुआ है, उस पर लोन पेयर है। देखो ये एलाइलिक एटम है ना सिंगल बॉन्ड से, ये इस पर लोन पेयर है, रेजोनेंस होता है ना इस केस में ना, इसमें रेजोनेंस है ना, हाइपर कंजुगेशन भी है, यहाँ पर एच इफेक्ट भी है और आर इफेक्ट भी है, रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है। तो बताओ जरा स्टेबल एल्किन कौन सी होगी जिसमें हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों होंगे। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल एल्किन होगी, ये वाली स्टेबल एल्किन होगी, इसकी तुलना में ये अनस्टेबल होगी। ये स्टेबल ज्यादा एल्किन है, ये स्टेबल ज्यादा एल्किन है, ये अनस्टेबल है। हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देख रहे हैं, बताओ जरा किस एल्किन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। तो आप कहेंगे इस एल्किन की जो अनस्टेबल है, इस एल्किन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी इसकी तुलना में। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्या मैंने कहा, इस एल्किन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी इसकी तुलना में, ठीक है। जस्ट देखो और क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट आपका है ये, आपसे पूछा जाए बताओ जरा किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी। तो आप तुरंत ही समझ गए होगे, क्या समझ में आ गया होगा। देखो 2 डबल बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। जहाँ पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा होता है वहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हुआ करते हैं। कहाँ ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड है। समझ में आ गया होगा, दिख रहा है आप लोगों को। और क्वेश्चन करते हैं, चल देखो जरा, देखो जरा, जैसे ये लिखा हुआ आपका और ये लिखा हो, आपसे पूछा जाए बताओ जरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसके लिए ज़्यादा होगा। तो आप क्या करेंगे, देखो डाइंस है ना, तो आप क्या करेंगे, पाई बॉन्ड भी सेम है, स्टेबिलिटी देखो किसकी ज़्यादा होगी। देखो डबल सिंगल डबल है, कंजुगेशन है ना, यहाँ पे डबल सिंगल सिंगल डबल है, कंजुगेशन है क्या, नहीं है ना। यहाँ पे डबल सिंगल डबल नहीं है, यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल है। तो इस केस में जो कंजुगेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हुआ करती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या है, कम है। और अगर स्टेबिलिटी कम है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगी इसके तुलना में। समझ में आ गया ना। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। देखो जरा, अगर हम ऐसा कुछ लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए बताओ जरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज़्यादा होगी। देखो पाई बॉन्ड क्या है आपके, सेम है, पाई बॉन्ड सेम है। बताओ जरा स्टेबल कौन होगा, स्टेबल बेंजीन रिंग होगी, बेंजीनॉइड फॉर्म होगा, ये बेंजीन रिंग स्टेबल होगी, ये अनस्टेबल होगा, ये एरोमेटिक रिंग है। देखो सॉरी एंटी एरोमेटिक रिंग है, ये एरोमेटिक है, ये क्या है, एंटी एरोमेटिक है। ये एंटी एरोमेटिक रिंग होती है जिसमें रिंग में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एरोमेटिक है, ये क्या है आपका एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हुआ करते हैं, और जो ज़्यादा अनस्टेबल है और पाई बॉन्ड की नंबर भी क्या है, सेम है, तो कहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ स्टेबिलिटी कम है। कहाँ स्टेबिलिटी कम है, इस कंपाउंड में स्टेबिलिटी कम है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। क्लियर हो गया इतना। अगर अब बाय द वे आपको समझ में ना आया हो, वैसे आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आया हो तो क्या करें, फिर से वीडियो को देख लें। वैसे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको मिले आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, वैसे प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, अगर कोई आ जाए तो आप लोग पूछ सकते हैं,
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।